नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ज्योति पाठशाला। मैं हूं ज्योति और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 9th। देखिए, जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड करिकुलम। तो ये 3 टॉपिक को हमने लास्ट क्लास में कवर किया था और जो आज की क्लास रहने वाली है वो टीचिंग एप्टीट्यूड की लास्ट क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने 8 क्लासेस कर लिए हैं और उन 8 क्लासेस में और आज की क्लास में मिलकर मैंने आपको 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड का EMRS के लिए जो सिलेबस था उस पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर दिया है। तो TGT और PGT के लिए आपका टीचिंग एप्टीट्यूड कम्प्लीटली मैंने कवर करवा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कल से टीचिंग एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास 9th। आज का टॉपिक रहने वाला है असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असेसमेंट एंड इवेल्युएशन में मेजरमेंट क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इवेंट। मेजरमेंट क्या है? बेसिकली बच्चे को क्या देने हैं? नंबर्स देने हैं। मान लो किसी बच्चे को स्कोर देना है 18 आउट ऑफ 20, 18 आउट ऑफ 20 क्या कर दिया है? बच्चे को स्कोर दे दिया है। तो मेजरमेंट बेसिकली कुछ नहीं होता, मेजरमेंट क्वांटिटेटिव होती है नेचर में और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? बच्चे को नंबर देने, जैसे कि 18 आउट ऑफ 20 मैंने दे दिए। तो मेजरमेंट क्या है? मीन्स गिविंग नंबर टू समथिंग। ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मेजरमेंट के अलावा दूसरा आता है असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए लर्नर परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू सेट ऑब्जेक्टिव्स और गोल। यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ गोल्स हैं, उसको क्या कर दिया जाता है? सेट कर दिया जाता है और इसके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग बच्चे की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। असेसमेंट का मतलब क्या है? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ ए स्टूडेंट इज़ लर्निंग। एक बच्चा कैसे सीख रहा है उसके बारे में क्या करनी है? इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। अगर मैं बात करूं, जो असेसमेंट होता है ना, वो टीचर की हेल्प करता है कि टीचर जान पाए कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या मिस्टेक शो कर रहा है, उसके अलावा बच्चे को कहाँ ज़रूरत है। असेसमेंट क्या है? स्टूडेंट क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और ये टीचर की मदद करेगा। टीचर जान पाएगा कि बच्चे ने क्या सीखा, कौन कौन सी वो गलतियाँ कर रहा है, उसके अलावा बच्चे को कहाँ ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है? जजमेंट पास करनी। यानी कि इवेल्युएशन क्या है? मेकिंग ए जजमेंट अबाउट द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। इवेल्युएशन में क्या है कि जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर क्या करनी है? जजमेंट पास करनी है। तो जो इवेल्युएशन होता है वो क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों होता है। यानी कि इसमें स्कोर्स भी देखे जाएंगे और साथ में क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन भी देखी जाती है। तो इवेल्युएशन में क्या आ जाएगा? मेजरमेंट प्लस असेसमेंट क्या हो जाता है? इवेल्युएशन। यानी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्लस वैल्यू जो जजमेंट दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? इवेल्युएशन। हमने बात की सबसे पहले मेजरमेंट की। मेजरमेंट में बच्चे को क्या दिए जाते हैं? मार्क्स दिए जाते हैं। मेजरमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि टू गिविंग नंबर्स, यानी कि नंबर देने हैं, मार्क्स देने हैं बच्चे को। उसके बाद था इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में क्या था कि बच्चा कैसे सीख रहा है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ताकि टीचर बच्चे को की जो मिस्टेक्स हैं उनको ढूंढ पाए और उसकी मदद कर पाए। उसके बाद आता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन का मतलब क्या होता है कि एक जजमेंट पास करनी है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पे कि बच्चे ने कैसा सीखा। तो इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी, उसके साथ साथ वैल्यू जजमेंट आ जाती है। तो ये क्या हो जाता है? इवेल्युएशन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होती है? देखो, गुड लर्निंग आउटकम्स कैसी होनी चाहिए? स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट से क्या हो जाएगा? एस से क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक। यानी कि जो लर्निंग आउटकम्स है वो कैसी होनी चाहिए? स्पेसिफिक होनी चाहिए। दूसरा मेजरेबल, यानी कि मापी जा सके। तीसरा ए से अचीवेबल, यानी कि अचीव की जा सके। उसके बाद रियलिस्टिक होनी चाहिए और टाइम बाउंड होनी चाहिए। स्मार्ट होनी चाहिए, यानी कि जो लर्निंग आउटकम्स है वो कैसे होनी चाहिए? स्मार्ट। एस से स्पेसिफिक आ जाता है, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, आर से रियलिस्टिक एंड टी से टाइम बाउंड। तो ये हमने देखा कि मेजरमेंट क्या होती है, असेसमेंट क्या होती है और उसके अलावा इवेल्युएशन क्या होती है और एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। अब हम चलते हैं अपने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या होता है। देखो, सी से क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा कि जो थ्रू आउट द ईयर चले, यानी कि पूरे साल बच्चे को असेसमेंट जो चलेगा, इवेल्युएशन जो चलेगा, उसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। अगर मैं कॉम्प्रिहेंसिव की बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या आ जाएगा? स्कोलस्टिक भी और को स्कोलस्टिक भी। यानी कि जो पढ़ाई बच्चा कर रहा है, पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, दोनों को क्या कर लिया जाता है? कॉम्प्रिहेंसिव में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि जो असेसमेंट है वो थ्रू आउट द ईयर चलेगा और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या हो जाता है कि
स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक दोनों चीज़ों को क्या किया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा। यानी कि स्कूल में कैसी पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई एकेडमिक के अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी क्या किया जाएगा, इवेलुएट किया जाएगा। तो CCE क्या है, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन। अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले आते हैं स्कोलिस्टिक कंपोनेंट। इसमें क्या आ जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट मैंने पहले भी आपको बताया। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और समेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। उसके अलावा मैं को स्कोलिस्टिक की बात करूँ तो इसमें क्या आ जाती हैं कि बच्चे की लाइफ स्किल्स क्या क्या हैं, वर्क एजुकेशन के बारे में, उसकी वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स कैसी हैं, और विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। उसके अलावा अगर को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूँ तो को करिकुलर में क्या आ जाते हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ये सारे किस में आ जाएंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ CCE। जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन है उसकी जो फीचर्स हैं वो क्या क्या रहने वाली हैं। सबसे पहले सी से मैंने आपको बताया था, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, रेगुलर असेसमेंट। यानी कि जो असेसमेंट हो रही है, जो बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जा रही है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में वो कैसी होएगी, रेगुलर होती है। फ्रीक्वेंट यूनिट टेस्ट, यानी कि फ्रीक्वेंटली क्या लिए जाएंगे, यूनिट टेस्ट को बार बार कंडक्ट करवाया जाएगा। लर्निंग गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि जाना जाता है कि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें गैप कहाँ आ रहा है। उसके अलावा जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए फीडबैक दी जाती है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए, जो यूनिट टेस्ट है उनको फ्रीक्वेंटली लिया जाएगा, और जो लर्निंग गैप है उनको जाना जाएगा, और लर्निंग गैप जान के बच्चे की मदद की जाएगी लर्निंग प्रोसेस में। उसके अलावा क्या करना है, लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करवानी है कि कमी कहाँ रह रही है। नेक्स्ट था कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव क्या कवर करता है, बोथ स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक डेवलपमेंट। यानी कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है ना वो कैसी होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसका हर पार्ट को क्या करना चाहिए, डेवलप किया जाना चाहिए, चाहे उसका इमोशनल पार्ट हो गया, चाहे सोशल पार्ट हो गया, उसका कोग्नेटिव पार्ट हो गया, या फिजिकल पार्ट हो गया। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो क्या करेगा, स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक दोनों डेवलपमेंट को क्या करता है, कवर करता है। नेक्स्ट इज इवेलुएशन। इवेलुएशन क्या मेज़र करता है, ओवरऑल ग्रोथ एंड लर्निंग आउटकम्स। इवेलुएशन में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ नहीं आएगी, एकेडमिक वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके अलावा ये क्या करता है, ओवरऑल जो ग्रोथ है और जो लर्निंग आउटकम है उसको क्या करेगा, मेज़र करेगा। तो CCE क्या था, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेलुएशन, जिसमें क्या क्या देखा है हमने। पहली बात, कंपोनेंट क्या क्या होता है, स्कोलिस्टिक होता है जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट आ गया और समेटिव असेसमेंट आ गया। उसके अलावा सेकंड क्या था, को स्कोलिस्टिक, जिसमें लाइफ स्किल्स आ गई, वर्क एजुकेशन, वैल्यू एंड एटीट्यूड आ गया, विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट। थर्ड था को करिकुलर, जिसमें एक्टिविटीज़ एंड हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन आ जाती है। फीचर्स की मैंने सी से क्या है, कंटिन्यूअस, यानी कि असेसमेंट रेगुलर होनी चाहिए, यूनिट टेस्ट फ्रीक्वेंटली होने चाहिए। लर्निंग गैप को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, जानता है, और जो फीडबैक प्रोवाइड करवा के लर्निंग को इम्प्रूव करता है। सी क्या दूसरा सी से क्या मतलब था, कॉम्प्रिहेंसिव, जो कि स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक डेवलपमेंट को क्या करता है, कवर करता है। और ई से क्या था, इवेलुएशन, जो कि ओवरऑल ग्रोथ एंड लर्निंग आउटकम्स को क्या करता है, मेज़र करता है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव असेसमेंट, यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करूँ तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक ऐसा असेसमेंट जो लर्निंग के लिए किया जाता है। कब होता है, थ्रू आउट द कोर्स। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो पूरे कोर्स के ड्यूरिंग चलता है, यानी कि मान लो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो थ्रू आउट द कोर्स पूरे टाइम पे क्या करता है, ये चलता रहेगा। इसका पर्पज़ क्या होता है, लर्निंग को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, और जो लर्निंग के बीच में गैप है उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, उनको जानना होता है। कैसे करता है, फीडबैक के थ्रू, डेली एक्टिविटीज़ और क्लास टास्क के थ्रू। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब किया जाता है, थ्रू आउट द कोर्स। पर्पज़ क्या होता है कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करना है, और जो गैप हैं उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। कैसे होता है, फीडबैक के थ्रू, डेली एक्टिविटीज़ के थ्रू, या क्लास टास्क के थ्रू। अब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है उसमें क्या आ जाते हैं, 2 स्टेप्स आ जाते हैं। जो पहला स्टेप होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, और दूसरा क्या हो जाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। यानी कि एक फॉर्मेटिव और दूसरा डायग्नोस्टिक क्या होता है, निदानात्मक। यानी कि पहले बच्चे को डायग्नोज किया जाता है कि कहाँ उसे दिक्कत आ रही है, क्या कमियां रह रही हैं, कहाँ कहाँ उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे उसको किया जाए। तो ये क्या आ जाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट।
अब जो यूके असेसमेंट रिफॉर्म ग्रुप था ना, 1999 में आया था ये, 1999 में यूके असेसमेंट रिफॉर्म ग्रुप, इसने 5 प्रिंसिपल दिए थे असेसमेंट फॉर लर्निंग के, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के क्या दिए थे, 5 प्रिंसिपल दिए थे यूके असेसमेंट रिफॉर्म ग्रुप ने। पहला क्या था, गिव इफेक्टिव फीडबैक, यानी कि बच्चे को क्या करनी है, इफेक्टिव फीडबैक प्रोवाइड करवानी है, उसे बताना है कि कमी कहाँ है रह रही है। दूसरा, इन्वॉल्व स्टूडेंट इन लर्निंग, यानी कि बच्चे को जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। तीसरा, मॉडिफाई टीचिंग बेस्ड ऑन असेसमेंट, असेसमेंट के बेसिस पे जो टीचिंग प्रोसेस है उसको क्या किया जाना चाहिए, मॉडिफाई किया जाना चाहिए, उसमें बदलाव किए जाने चाहिए, उसको और अच्छा बनाना चाहिए। फोर्थ इज़ रिकॉग्नाइज इम्पैक्ट ऑन मोटिवेशन, मोटिवेशन का क्या देखना है, इम्पैक्ट को क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। फिफ्थ इज़ हेल्प स्टूडेंट सेल्फ एसेस एंड इम्प्रूव, यानी कि स्टूडेंट की हेल्प करनी है कि स्टूडेंट खुद ही, बच्चा खुद को क्या कर पाए, एसेस कर पाए और उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। पहला क्या है, गिव इफेक्टिव फीडबैक, यानी कि बच्चे को अच्छी फीडबैक क्या करनी है, प्रोवाइड करवानी है। उसके बाद जो लर्निंग है उसमें स्टूडेंट को क्या करना है, इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है। तीसरा कि असेसमेंट के बेस पे जो टीचिंग है उसको क्या करना है, मॉडिफाई करना है और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। फोर्थ है रिकॉग्नाइज इम्पैक्ट ऑन मोटिवेशन, और लास्ट है कि स्टूडेंट खुद को क्या करना पाए, उसकी हेल्प करनी है कि वो खुद को ही असेस कर पाए और इम्प्रूव कर पाए। नेक्स्ट इज सम्मेटिव असेसमेंट। तो सम्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब कब किया जाता है, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड, यानी कि मान लो अब मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, क्लास लेने के बाद मैंने क्या किया, लास्ट में आपको असेसमेंट एंड इवेल्युएशन से आपको 10 क्वेश्चन दे दिए, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी कि किस बच्चे के 8 नंबर आए, किसके 4 नंबर आए, किसके 5 आए। यानी कि मैंने क्या किया, आपका असेसमेंट लिया है, और ये जो असेसमेंट है जो एंड में लिया गया है इसको क्या बोल लेंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो जो असेसमेंट लास्ट में होता है, यानी कि जो यूनिट टेस्ट होते हैं, जो फाइनल टेस्ट हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, वो किस में आ जाते हैं, समेटिव असेसमेंट में। कब लिया जाता है, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड, यानी कि जब इंस्ट्रक्शनल पीरियड का क्या होता है, एंड होता है तब। उसके अलावा जो पर्पस होता है वो क्या होता है, ग्रेड ओवरऑल अचीवमेंट, यानी कि बच्चे ने जो ओवरऑल अचीवमेंट की है उसको क्या करना है, ग्रेड देनी है। कैसे किया जाता है, एग्जाम के थ्रू, फाइनल टेस्ट के थ्रू एंड प्रोजेक्ट के थ्रू। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। कब किया जाता है, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड के एंड में किया जाएगा। पर्पस क्या है, ओवरऑल अचीवमेंट जो है उनको क्या देनी है, ग्रेड देनी है। कैसे किया जाता है, एग्जाम्स के थ्रू, फाइनल टेस्ट के थ्रू और प्रोजेक्ट के थ्रू। यानी कि जो समेटिव असेसमेंट है वो क्या मेजर करता है, स्टूडेंट अचीवमेंट फॉर ग्रेड एंड सर्टिफिकेशन, यानी कि बच्चे को ग्रेड देने के लिए और सर्टिफिकेट देने के लिए स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको मेज़र करता है। यूज़ टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज टेस्ट का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। यानी कि टीचर जो टेस्ट बनाता है उसके अलावा जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं उनका क्या होता है, यूज़ होता है। पहले हमने क्या देखा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। और अब हमने क्या देखा है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे असेसमेंट एज लर्निंग। अगर मैं असेसमेंट एज लर्निंग की बात करूँ तो असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, सेल्फ असेसमेंट होता है, यानी कि स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड मेक डिसीजन। स्टूडेंट क्या करे, खुद की ही जो लर्निंग प्रोसेस है उसी पे क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, सेल्फ असेसमेंट होती है, जिसमें स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन देयर लर्निंग एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो हमने 3 असेसमेंट देखे। पहला क्या था, असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। दूसरा था असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। और तीसरा है असेसमेंट एज लर्निंग, जिसे हम सेल्फ असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अप्रोचेस टू असेसमेंट। टीचर बेस्ड असेसमेंट हो सकता है, लर्नर बेस्ड असेसमेंट हो सकता है, पीयर असेसमेंट हो सकता है और सेल्फ असेसमेंट हो सकता है। तो ये असेसमेंट की क्या रहेंगी, अप्रोचेस रहेंगी, टीचर बेस्ड असेसमेंट, लर्नर बेस्ड असेसमेंट, पीयर असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड, यानी कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्या क्या मेथड हम यूज़ करते हैं। अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूँ तो एक्सपेरिमेंट आ जाता है, इसमें क्वेश्चनरी आ जाएंगी, अचीवमेंट टेस्ट आ जाएंगे, सर्वे आ जाएंगे और उसके अलावा डेटाबेस। तो ये क्या हो जाते हैं, ये क्वांटिटेटिव मेथड हो जाते हैं। क्या क्या देखे हमने, एक्सपेरिमेंट्स हो गए, क्वेश्चनरी होगी, अचीवमेंट टेस्ट हो गए, सर्वे हो गए और डेटाबेस। उसके बाद आता है क्वालिटेटिव मेथड। तो जो क्वालिटेटिव मेथड्स हैं उसमें क्या क्या आ जाते हैं, केस स्टडी,
इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट्स, फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। ये कौन से मेथड है? क्वालिटेटिव मेथड है। केस स्टडी हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, पोर्टफोलियो होगी, प्रोजेक्ट हो गया, फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट है एनआरटी एंड सीआरटी, यानी कि नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट क्या होता है और क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्ट क्या होता है। देखो, नॉर्म रेफरेंस्ड जो टेस्ट है उसमें जो परफॉर्मेंस है ना बच्चे की दूसरे के कंपैरिजन में की जाती है, यानी कि कट ऑफ के आधार पे। जैसे DSSS की क्या आती है? कट ऑफ आती है, और KVS की क्या आती है? कट ऑफ आती है। यानी कि अब जो परफॉर्मेंस है उसको क्या किया जाता है? दूसरे बच्चे के साथ क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लो DSSS में है 10 सीटें हैं तो 10 बच्चे को लेना है। अब 10 बच्चों को लेने के लिए क्या करते हैं कि जो टॉप के 10 बच्चे हैं उनको ले लिया जाता है और उसके बाद कट ऑफ लगा दी जाती है। यानी कि अब जो परफॉर्मेंस है कट ऑफ किस बेसिस पे लगी है? बच्चे की परफॉर्मेंस को क्या किया? दूसरे के साथ कंपेयर किया है, तभी क्या लगती है? कट ऑफ लगती है। तो जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं वो कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस को दूसरे बच्चों के साथ। एक होता है क्राइटेरिया रेफरेंस्ड टेस्ट, जो कंपेयर करता है परफॉर्मेंस विद ए फिक्स्ड स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें क्या लेने होते हैं? हमें क्वालिफाइंग मार्क्स लेने होते हैं। कुछ स्टैंडर्ड्स को क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया है और उनके रिगार्डिंग बच्चे की परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है। जैसे CTET हो गया, HTET हो गया। CTET में कितने मार्क्स लेने होते हैं? 90। तो जितने बच्चे 90 से ऊपर मार्क्स ले लेते हैं वो क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट है उसमें फिक्स्ड स्टैंडर्ड के रेफरेंस में की कंपैरिजन में बच्चे की परफॉर्मेंस देखी जाती है, और नॉर्म रेफरेंस्ड में क्या किया जाता है? दूसरे बच्चे के साथ क्या की जाती है? परफॉर्मेंस चेक की जाती है। नेक्स्ट इज़ यूनिट टेस्ट। अगर मैं यूनिट टेस्ट की बात करूँ तो ये लिमिटेड कॉम्पिटेंसीज को क्या करता है? कवर करता है। परफॉर्मेंस को डायग्नोज करने में हेल्प करता है, और जो टीचिंग है उसको क्या करता है? इम्प्रूव करने में मदद करता है। अगर मैं यूनिट टेस्ट की बात करूँ तो ये 30 से 40 मिनट के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है। क्या होता है यूनिट टेस्ट? 30 से 40 मिनट में कवर करवाया जाएगा। लिमिटेड कॉम्पिटेंसी, यानी कि कुछ ही कॉम्पिटेंसीज को क्या कर पाता है? कवर कर पाता है। परफॉर्मेंस को डायग्नोज करने में हेल्प करता है, और जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने में भी क्या करता है? मदद करता है। अगर मैं यूनिट टेस्ट के अंदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं? फर्स्ट है 1 वर्ड पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपसे मैं पूछूं कि ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया था, तो ये 1 वर्ड का क्वेश्चन हो गया। आप कैसे बता दोगे? न्यूटन ने किया था। उसके अलावा फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे जा सकते हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं? ट्रू फॉल्स होते हैं। आपको स्टेटमेंट दे दी जाती हैं, आपको बताना होता है कि जो क्वेश्चन है वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके अलावा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQ टाइप्स होते हैं, जिसमें क्या किया जाता है? आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से आपको बताना होता है कि कौन सा राइट आंसर है। तो कैसे कैसे हो जाते हैं? पहले मैंने आपको बताया 1 वर्ड, जिसमें एक लाइन में आपको आंसर देना है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरा ट्रू फॉल्स, फोर्थ इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद क्या होते हैं? मैचिंग टाइप क्वेश्चन, यानी कि इस तरफ मैं A सेट बनाऊंगी, इस तरफ B बनाऊंगी, यहाँ मैं कुछ लिखूंगी और यहाँ ऐसे करके B C करके क्या बना दिए जाते हैं? ऑप्शन बना दिए जाते हैं, और आपको मैच करना होता है कि किसके एक तरफ दूसरा ट्रेट है, दूसरी तरफ दूसरा ट्रेट है। तो आपको कंपेयर करना होता है कि कौन सा ठीक है, और इस तरफ तरीके से मैच करके आपको क्या मैचिंग आपको करनी होती है। 6 इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है? ऐसे टाइप क्वेश्चन कह लो कि वहाँ बच्चे की क्रिएटिविटी के लिए क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। देखो, क्रिएटिव स्टूडेंट कौन सा होता था? जिसकी जो इमेजिनेशन पावर है वो क्या हो जाती थी? बहुत ज़्यादा होती थी, और वो बहुत क्यूरियस रहता है। उसे किसी भी नए काम को करने में क्या नहीं लगता? डर नहीं लगता। तो ऐसे बच्चों के लिए ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या रहते हैं? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं कि उनके अंदर जो जो आइडियाज़ हैं, जो जो चीज़ें हैं वो क्या कर पाते हैं? ईजिली उसको राइट डाउन कर लेंगे। और 7th इज़ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। 1 वर्ड हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, मैचिंग टाइप हो गए, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ये क्या थे? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में जो पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा है टूल एंड स्ट्रेटजीज ऑफ असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट करने के लिए कौन से टूल और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, यानी कि बच्चे का जो काम है उसका क्या कर लिया जाता है? उसका कलेक्शन किया जाता है। अब जो इसके पोर्टफोलियो उसका यूज़ कहाँ का आ जाएगा? शो एविडेंस ऑफ लर्निंग, यानी कि जो बच्चे की लर्निंग है उसके क्या करता है? एविडेंस को शो करता है। हेल्प्स कम्युनिकेशन में क्या करेगा? मदद करता है।
लर्निंग प्रोसेस शो करता है कि बच्चे की जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसी चल रही है, उसकी प्रोग्रेस को क्या कर पाता है, ट्रैक करता है। और इनेबल सेल्फ असेसमेंट को क्या कर देता है, इनेबल कर देता है। पोर्टफोलियो क्या है, एक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क, यानी कि बच्चे के वर्क का क्या है, कलेक्शन है। क्या क्या यूजेस होंगे इसके, शो एविडेंस ऑफ लर्निंग, हेल्प कम्युनिकेशन, लर्निंग जो प्रोसेस है उसको शो करता है, प्रोग्रेस को क्या कर पाएंगे, ट्रैक करने में हेल्प करता है, और जो सेल्फ असेसमेंट होती है उसको क्या करता है, इनेबल करता है। नेक्स्ट इज रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में क्या आता है, यूज टू शो लेवल्स ऑफ क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी के लेवल्स हैं उनको शो किया जाता है। मान लो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा तो क्या देंगे हम, 1 रेटिंग दे सकते हैं, यानी कि पुअर के लिए रेटिंग कितनी होगी, 1। अगर फेयर के लिए रेटिंग क्या होगी, 2। अगर बच्चा एवरेज है तो उसको 3 रेटिंग दे दी जाती है, अगर अच्छा है तो 4 और एक्सीलेंट है तो 5। यानी कि ये क्या करता है, जो लेवल ऑफ क्वालिटी है उसको क्या करता है, शो करता है। यानी कि यूज्ड टू शो, लेवल ऑफ क्वालिटी को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। और रेटिंग स्केल में बच्चे को क्या दी जाती है, रेटिंग दी जाती है कि पुअर है, फेयर है, एवरेज है, गुड है या एक्सीलेंट है। पुअर के लिए जैसे 1 हो गया, फेयर के लिए 2, एवरेज के लिए 3, गुड के लिए 4 और एक्सीलेंट के लिए क्या हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट इज रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में 2 आते हैं, एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं और दूसरा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। अगर मैं सबसे पहले एनेक्डोटल रिकॉर्ड की बात करूँ तो ये क्या शो करता है, शॉर्ट रिटन अकाउंट ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर और इंसिडेंट्स, यानी कि बच्चे के बिहेवियर को क्या कर लिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या लिखा जाता है, कुछ स्टोरी टाइप में लिख दिया जाता है। क्या किया जाएगा, बच्चे का बिहेवियर है उसको क्या कर लिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाएगा और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बच्चे के बारे में शॉर्ट स्टोरी टाइप लिखा जाता है। तो ये कौन से होते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक होता है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स होता है वो क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट, यानी कि बच्चे ने क्या अचीव किया है उसका क्या हो जाता है, परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। यानी कि इसमें एकेडमिक और अटेंडेंस दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। एक क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, यानी कि बच्चे की ऑब्जर्वेशन की जाती है और उसके बेसिस पे जो शॉर्ट स्टोरी लिख दी जाती है उसे क्या बोलते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। और दूसरा जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, यानी कि ये क्या करता है, स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको परमानेंट जो रिकॉर्ड है वो क्या हो जाता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिसमें बच्चे की एकेडमिक और अटेंडेंस दोनों क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या किया जाएगा, येस और नो इंडिकेटर्स, मतलब मान लो यूज टू रिकॉर्ड प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए ट्रेट, इनकी बच्चे के अंदर क्या है, कोई भी एक करेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है कि उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस, एक बच्चे के अंदर जो करेक्टरिस्टिक्स है उसका क्या रखना है, येस और नो में आंसर देना है कि बच्चा मान लो गेम्स में अच्छा है, येस या नो। मतलब ऐसे करके क्या किए जाते हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ ट्रेट्स होते हैं, वो बच्चे के अंदर प्रेजेंट है या एब्सेंस है, उसके बेसिस पे क्या बनाई जाती है, चेकलिस्ट बनाई जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, मेनली येस और नो में जो टीचर है बच्चे के बारे में लिखता है। उसके बाद 5th इज प्रोजेक्ट। जो बेलर्ड थे उनके अकॉर्डिंग क्या था, एक प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स ए रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोजेक्ट मेथड मैंने आपको लास्ट से लास्ट क्लास में शायद करवाया है, तो वहाँ से आप देख लेना। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, बच्चे को क्या किया जाता है, एक सिचुएशन दी जाती है, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और बच्चा उस प्रोजेक्ट को क्या करता है, सोल्व करता है। तो 5th था प्रोजेक्ट। 6th क्या है, क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी में क्या होगा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऑन ए टॉपिक, यानी कि एक टॉपिक के रिगार्डिंग क्या बना दिए जाते हैं, क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं और जो स्टूडेंट है रिस्पॉन्ड करते हैं इन रिटर्न फॉर्म, यानी कि लिखकर बच्चा क्या करता है, क्वेश्चंस के बारे में जो क्वेश्चन दे दी जाती है एक टॉपिक के रिगार्डिंग और स्टूडेंट क्या करते हैं, रिटर्न फॉर्म में क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करता है। 7th इज रूब्रिक। जो रूब्रिक होता है ये क्या होता है, एक स्कोरिंग टूल होता है जिसमें जो क्राइटेरिया होता है ना वो क्लियरली इंक्लूड होता है। ये क्या करेगा, यूज टू इवेलुएट परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क। तो रूब्रिक क्या करता है, वो क्लियरली बताता है व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, यानी कि क्या एक्सपेक्ट किया गया है, कैसे वर्क को चेक किया जाएगा और हर पार्ट के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे। रूब्रिक क्या है, एक स्कोरिंग टूल है जिसमें कम्प्लीटली क्या बताया जाएगा, क्लियरली बताया जाएगा क्या एक्सपेक्टेड है, कैसे जो वर्क है चेक किया जाएगा और कितने मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये मार्किंग को फेयर बनाने के लिए या कैसे अच्छा वर्क दिखता है बच्चों को शो करने के लिए किया जाता है। तो ये क्या होता है, एक स्कोरिंग टूल होता है जिसमें जो क्लियर क्राइटेरिया है वो इंक्लूड होता है और यूज टू इवेलुएट परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क। तो टूल्स एंड जो स्ट्रेटजीज थी उसमें हमने क्या क्या देखा है,
सबसे पहले पोर्टफोलियो, जो क्या होता है, स्टूडेंट के वर्क का कलेक्शन होता है जिसमें एविडेंस ऑफ लर्निंग शो करता है, कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, लर्निंग प्रोसेस को भी शो करता है, प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा। उसके अलावा था रेटिंग स्केल, जिसमें यूज टू शो लेवल्स ऑफ क्वालिटी शो किए जाते हैं। तीसरा था रिकॉर्ड्स, जिसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आते हैं, यानी कि बच्चे के बिहेवियर के बेसिस पे शॉर्ट स्टोरी लिखी जाती है। उसके बाद था क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, जिसमें जो स्टूडेंट की अचीवमेंट है उसका परमानेंट रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिसमें एकेडमिक और अटेंडेंस दोनों इंक्लूड होती है। उसके फोर्थ था चेकलिस्ट, येस और नो में बच्चे के बारे में लिखा जाएगा। प्रोजेक्ट में क्या आ जाता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में के लिए प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है। क्वेश्चनरी में लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जिसमें रिटर्न फॉर्म में रिस्पॉन्ड लिखा जाएगा। और सेवन्थ था रूब्रिक, एक स्कोरिंग टूल होता है जिसमें क्लियर क्राइटेरिया मेंशन होता है और परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क को इवेलुएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये थी आज की लास्ट क्लास। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने कम्प्लीटली कवर करवा दिया है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं नेक्स्ट जो सीरीज़ लेके आऊँ या आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड और NEP 2020 के बारे में क्वेश्चंस लेके आऊँ, और साथ में अगर आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी करने हैं तो उनके बारे में भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।